हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ के अभी तक कुल 43 नंबर तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है और यह इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 43 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर आप कुमार मित्तल के सभी न्यूमेरिकल को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में एक ऐसा फिगर बनाया हुआ है। कह रहा है कि एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.5 ओम 3 प्रतिरोधों से चित्र में प्रदर्शित परिपथ की भांति जोड़ा गया है। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। गणना कीजिए बैटरी का वैद्युत वाहक बल। हमने मान लिया कि जो सेल हमने बैटरी लगाया है उसका वैद्युत वाहक बल कितना है, ई है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ई का मान आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो 5 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, E/R प्लस आर। यहाँ से अगर वैद्युत वाहक बल E का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा बताइए, I इंटू आर प्लस आर। कैपिटल आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो कुल Y कितने प्रतिरोध लगाए गए हैं सबसे पहले उसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, Y प्रतिरोध ये 5 ओम का लगा है, ये 6 ओम का लगा है, ये 30 ओम का लगा है। 6 ओम और 30 ओम के ये दोनों जो प्रतिरोध है किस क्रम में है, समांतर क्रम में। सबसे पहले पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है ना। देखिए 6 ओम का जो प्रतिरोध है वह 30 ओम का जो प्रतिरोध है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब बताइए जब समांतर क्रम में है तब क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध पैरेलल वाले का 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फार्मूला तो यही है। अब चलिए फार्मूले पे मान रख देते हैं। 1/Rp, पहला मतलब 6 ओम, दूसरा मतलब 30, ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम 6 और 30 का 30, 6 पंजे 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/Rp का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6/30। ये इससे कटेगा 1/5, यानी Rp का जो मान आ रहा है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 5 ओम, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर के कितना देंगे, 5 ओम। अब ये दोनों इसके साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखिए धारा ऐसे आएगी, जितना धारा इसमें उतना ही इसमें जा रहा था दोनों में, तो दोनों ये इसके साथ कैसे है, श्रेणी क्रम में। यानी कि जो Rp हमें मिला है और ये वाला जो 5 ओम है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा बताइए। अतः तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए, R इक्विवेलेंस एक्सटर्नल वाले का हम निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा बताइए। श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, Rp प्लस 5 दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब देख लेते हैं R इक्विवेलेंस का मान कितना हो जाएगा। Rp का मान देखिए कितना है, निकाला हमने 5 और 5, ठीक है ना। यानी कि पूरे सर्किट का जो तुल्य परिपथ है, प्रतिरोध है वो 10 ओम है। ये एक्सटर्नल वाला है, इंटरनल वाले को अभी नहीं जुड़ा है। अब इसके साथ ये इंटरनल वाला किस क्रम में होगा, श्रेणी में। हम जानते हैं Y प्रतिरोध के साथ सदैव आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है। तो चले इसको समीकरण नंबर 1 बोलते हैं और समीकरण नंबर 1 से मान उठा करके रख देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू क्या है, I, धारा का मान हमें पता है, R इक्विवेलेंस मतलब Y वाला कुल प्रतिरोध, R कैपिटल R का मान देखिए कितना आया है, 10 ओम। R इक्विवेलेंस मतलब तुल्य प्रतिरोध जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए गए हैं उसका मान, तो कितना आया है 10, प्लस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, यानी E का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 को जोड़ेंगे तो 10.5 हो जाएगा, यानी E बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 21 वोल्ट, ठीक है ना। जो बैटरी लगाया गया उसका विभवांतर कितना है
21 वोल्ट है। अब चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर बताइए। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा? 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, ये दूसरा क्वेश्चन है, के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर कैसे निकलेगा? एकदम इजी क्वेश्चन, आप तो जानते हैं। विभवांतर कितना निकलेगा बताइए? धारा ऐसे आया, 2 एम्पियर की धारा इसमें गया, तो यानी जो V होगा वह I × R हो जाएगा। V इज इक्वल टू करना I 2 है, R किसके सिरों के बीच निकालना है उसी का मान रखते हैं, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। यानी कि जो 5 ओम का प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? 10 वोल्ट। इस बैटरी का वैद्युत वाहक बल कितना होगा? 21 वोल्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 44। 2 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आई होप क्वेश्चन नंबर 44 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर 44 आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम पर सेंटीमीटर है, एक वर्ग ABCD के आकार में मोड़ा गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक ऐसा ही एक तार बिंदु B व D के बीच में जोड़ दिया गया है। वर्ग के दूसरे कोने A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यदि A व C के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तब परिपथ में कितनी शक्ति क्षय होगी? यदि B व D के बीच अमीटर जोड़ दे तो उसका पाठ्यांक क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 हो वह क्या कह रहा है? देखिए, एक तार है, उस तार का जो प्रतिरोध दिया है वह 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब प्रतिरोधकता दिया है कितना? 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक वर्ग ABCD, इस तार को हमने क्या किया? एक वर्ग ABCD के रूप में मोड़ दिया है। ठीक है ना। एक तार को हमने क्या किया? देखिए, सपोज करते हैं एक तार था, उस तार को ऐसे वर्ग के रूप में हमने मोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे मान लेते हैं A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। इस तार को हमने क्या किया? ऐसे मोड़ दिया। अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा, इस तार की प्रत्येक भुजा कितनी दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ठीक ऐसा ही एक तार बिंदु B व D के बीच में जोड़ दिया गया है। एक हमने और तार लिया और उस तार को ऐसे B और D के बीच में जोड़ दिया। ठीक है ना, B और D के बीच में जोड़ दिया। समझिएगा, आगे कह रहा है कि वर्ग के दूसरे कोने A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आप A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये बताइए। मान लेते हैं ये जो तार है, यहाँ पे प्रतिरोध इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है ना, प्रतिरोध हम लोग बना देते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। यहाँ भी इसका प्रतिरोध कुछ होगा। देखिए, प्रतिरोध अभी हमें निकालना है, रजिस्टिविटी दिया है। ठीक है ना, रजिस्टिविटी दिया है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है, सब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो निकालिए। आगे कह रहा है कि यदि A व C के बीच 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें। A और C के बीच हम लोग क्या कर दें? 2 वोल्ट की एक बैटरी को कुछ इस प्रकार से जोड़ दें। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, 2 वोल्ट की बैटरी हमने जोड़ दिया। अब कह रहा है कि परिपथ में कितनी विद्युत शक्ति क्षय होगी। विद्युत शक्ति क्षय पूछ रहा है। B और D के बीच एक अमीटर जोड़ दें। B और D, यहाँ पे कह रहा है कि एक अगर हम अमीटर लगा दें, यहाँ पे अगर हम अमीटर लगा दें तो इस अमीटर में कितना पाठ्यांक होगा। सबसे पहले देखिए, जो तार है, तार का जो प्रतिरोध दिया है वह कितना दिया है? 0.1 सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर। ओम पर सेंटीमीटर। किताब में ध्यान से देखिए कितना दिया है तार का प्रतिरोध? 0.1 ओम पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है? 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है? 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है 0.1 ओम। समझिए, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 0.1 ओम पर सेंटीमीटर का मतलब है
कि 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है 0.1। जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है बराबर, प्रत्येक भुजा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसे में गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी जो ये वायर हमने लगाया है इसका प्रतिरोध कितना है 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, ठीक है ना। अब ये भी क्या हो जाएगा तब 1 ओम हो जाएगा। समझिएगा 0.1 ओम पर सेंटीमीटर क्या दिया है, ये दिया है 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो 10 सेंटीमीटर का 1 ओम हो जाएगा। कुल भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो सबका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये फिगर देखने से आपको व्हीट स्टोन याद आ गया होगा। ये फिगर ध्यान से देखिए, क्या व्हीट स्टोन की तरह लग रहा है, हाँ ये फिगर हमें एक व्हीट स्टोन की तरफ लग रहा है। व्हीट स्टोन का सिद्धांत क्या कहता है, अगर ये बट्टी ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध बराबर हो, ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध, तो इस बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, ये प्रतिरोध कितना है 1, ये प्रतिरोध कितना है 1, अगर बराबर होगा ये बट्टे ये कितना है 1, ये भी कितना है 1, तो 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 बराबर 1, बराबर है ना। अगर बराबर होता है तो इस बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि जो अमीटर का पाठ्यांक होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यह एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में इस वाले ब्रांच में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात बी और डी के बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अमीटर का जो पाठ्यांक होगा वह 0 होगा, और ये वाला जो प्रतिरोध है इसकी गणना हम लोग नहीं करेंगे, ये नगण्य हो जाएगा, सर्किट से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कहेंगे कि यह एक संतुलित, ये रफ कर देते हैं, यह एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है कैसे, यहाँ हमने चेक कर लिया, ये प्रतिरोध बटे ये वाला बराबर है इस वाले के, ठीक है ना। यह एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब जब संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है तब क्या होगा बताइए, ये वाला में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई भी आपका धारा ऐसे आई प्रवाहित होगी, यहाँ पे चला जाएगा I1, यहाँ चला जाएगा I2, इस बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं। अब देखिए क्या होगा, यह 1 ओम और ये वाला 1 ओम किस क्रम में, जितना I1 धारा इसमें भी जा रहा है और I1 ही धारा इसमें, यानी ये वाला क्या है, ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो कहेंगे कि इन दोनों का मान लेते हैं, सपोज करते हैं ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, समझने के लिए, ठीक है ना। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा, R1 ये प्लस ये, R1 प्लस R3, यानी 1 + 1 = 2 ओम। अब देखिए ये I1 निकाल लिया तुल्य प्रतिरोध, I2 के लिए निकालते हैं, जितना I2 धारा इसमें भी, I2 धारा इसमें भी, तो ये दोनों भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। R डबल डैश मान लेते हैं कौन कौन है, R2 + R4 श्रेणी क्रम में है, तो डायरेक्ट जोड़ ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 ओम। अब ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ किस क्रम में होता है, समांतर। अभी ढेर सारे व्हीट स्टोन पर हमने सवाल किए इसके पहले, इसलिए ये सब एकदम नॉर्मली जानते हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध किसके किसके बीच में, ए और सी के बीच में कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में है, ठीक है ना। आर ए सी का मान निकालना है, ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। आर और आर डैश है किसमें, आर व आर डबल डैश किसमें है, समांतर में है। देखिए यहाँ पे धारा 2 भागों में बढ़ रही है, तो किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, आर ए सी के बीच में 1/RAC = 1/R डैश + 1/R डबल डैश = कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 + 1/2, 1/2 को जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, यानी RAC का जो मान आएगा वह 1 ओम आएगा। ए और सी के बीच के तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम। ये तो पहला क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति क्षय बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति क्षय, ठीक है ना। शक्ति क्षय, तो फार्मूला क्या होता है, शक्ति हम जब पढ़ रहे हैं तो देखे थे, शक्ति निकालने का फार्मूला P² नहीं,
भी स्क्वायर बटे क्या होता है, आर होता है। भी स्क्वायर कितना है बताइए, भी का मान कितना दिया है 2 वोल्ट, तो 2 का स्क्वायर बटे आर, आर का मान हमने निकाल लिया कितना है 1 है, यानी 2 4 हो जाएगा ना, 4 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्षय कितना हुआ 4 वाट। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीटर का पाठ्यांक बताइए, तो अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा आप लोग बताइए, अमीटर का पाठ्यांक 0 होगा, अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस बीच वाले में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 45। आई होप क्वेश्चन नंबर 45 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 45 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 4 तार क्रमशः 2, 3, 4 व 5 ओम के हैं तथा बंद परिपथ बनाते हैं। यदि 5 ओम तार के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाए तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा 3 ओम के तार के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 4 तार हैं और चारों तार का जो प्रतिरोध है वह 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, और चारों तार एक बंद परिपथ बनाते हैं। तो 4 तार हमने ले लिया और चारों तार की सहायता से हमने एक बंद परिपथ बनाया। ये एक बंद परिपथ है कि नहीं, हाँ है। ठीक है ना, तो चलिए चारों तार की सहायता से हमने एक बंद परिपथ बना लिया और यहाँ पे 4 प्रतिरोध है। सपोज करते हैं ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है और ये कितना है 5 ओम है। ठीक है ना, 4 तार का प्रतिरोध। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि 5 ओम तार के सिरों के बीच 3.6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे। ये जो 5 ओम का प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच हमें एक बैटरी जोड़नी है और जो बैटरी है वह कुछ इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। ठीक है ना, बैटरी का विभवांतर कितना दिया है 3.6 वोल्ट। ठीक है ना, आगे कह रहा है तो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा बताइए। धारा कैसे जाएगा, चलिए देखिए, आई धारा ऐसे निकलेगा, जब धारा यहाँ पहुँचेगा तो 2 भागों में बटेगा, कुछ धारा इधर चला जाएगा, कुछ धारा इस वाले प्रतिरोध में आएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनाते हैं इसको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से ठीक है ना, धारा ऐसे जाएगा। ठीक है ना, धारा कुछ इस प्रकार से गया तो कुछ धारा तो ऊपर जाएगा, कुछ धारा नीचे। सपोज करते I1 धारा ऊपर चला गया, I2 धारा नीचे चला गया। ठीक है ना, तो इसमें कितनी धारा जाएगी। ठीक है ना, यही पूछ रहा है ना, इस तार में यानी कि इस 5 ओम वाले तार में जिसके सिरों के बीच आपने बैटरी लगाया है उसमें कितनी धारा जाएगी। आगे पूछ रहा है कि 3 ओम के सिरों के बीच का विभवांतर आप बताइए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें कितनी धारा जाएगी। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा कितना धारा जाएगा बताइए। प्रतिरोध में धारा 5 ओम के प्रतिरोध में जो धारा I का मान होगा वो हो जाएगा V इंटू, देखिए I बराबर क्या होता है V के बटे R। ठीक है ना, I का मान हमें निकालना है, I इसमें कितना जा रहा है I2 हमने माना है, तो I2 हो जाएगा। V इसके सिरों के बीच जो बैटरी लगाई गई, सेल लगाया गया, उसका विभवांतर कितना है 3.6 बटे R प्रतिरोध का मान कितना है 5। ठीक है ना, तो I2 का मान क्या हो जाएगा आप बताइए। I2 का मान भाग दे देते हैं, 5 सत्ते 35.2 एम्पियर। जो धारा इधर जा रही है इस साइड, ठीक है ना, इस 5 ओम वाले में I2 उसका मान कितना है 0.72 एम्पियर। चले निकाल लेते हैं इसमें कितनी धारा जा रही है इन प्रतिरोधों में। ठीक है, I1 का मान, तो I1 बराबर क्या होता है V के बटे R। R जो रखेंगे वो टोटल वाला रखेंगे। देखिए I1 इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो जिसमें जिसमें I1 धारा जा रहा है उन सब का टोटल रेजिस्टेंस रखेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस ये तीनों क्या है श्रेणी क्रम में है, तीनों में धारा का मान क्या होगा समान होगा। इसमें भी I1, इसमें भी I1, इसमें भी I1, तीनों श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए I1 का मान निकालने के लिए। भी विभवांतर कितना है 3.6। अब R का मान देखिए, तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 2 3 + 4
यानी 3.6 के बटे 4, 3 7 2 9 चौक 36 यानी 0.4 एम्पियर। इसमें कितनी धारा जा रही है? 2, 3 और 4 ओम के प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा जा रही है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बताइए। 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर कितना है? तो बताइए विभवांतर कैसे निकलेगा? बीच विभवांतर, जिसके सिरों के बीच विभवांतर निकाला जाता है, सपोज कर लेते हैं V डैश है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर निकाला जाता है, पहले V बराबर होता है IR, I का मान रखेंगे इनटू R, R कौन रखेंगे? जिसके सिरों के बीच निकालना है, ठीक है ना। तो किसके सिरों के बीच निकालना है? 3 के सिरों के बीच निकालना है। तो V डैश I 3 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 0.4 एम्पियर की। गुणे कितना हो जाएगा? 3, यानी V डैश बराबर 4 12 1.2 वोल्ट, ठीक है ना। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 46 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्न परिपथ आरेख में ज्ञात कीजिए। एक ऐसा परिपथ बनाया हुआ है और पूछ रहा है कि आपका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है? इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो बताइए। आगे पूछ रहा है कि R3 तथा R4 में, ये जो R3 हमने लगाया हुआ है ये, और ये जो R4 लगाया हुआ है, इसमें कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालिए, ठीक है ना। A और D के बीच सबसे पहले निकालते हैं, उसके बाद ये वाला जोड़ देंगे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। सबसे पहले देखिए R1 और R2 किस क्रम में है? R1 और R2 किस क्रम में है? समांतर में है। तो R1 व R2 किस क्रम में है? समांतर में है, ठीक है ना, समांतर क्रम में है। अब जब ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना सपोज करते हैं? R डैश निकल लेंगे, कितना हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए 1/R डैश का मान कितना हो जाएगा? R1 का मान देखिए कितना है? 4, दोनों का 4 है तो 1/4 1/4, ठीक है ना। जब दोनों प्रतिरोध समान रहते हैं, दो प्रतिरोध रहता है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह उनके आधे के बराबर होता है, ये जानते रहिए। कट गया, R डैश बराबर कितना आ गया? 2 ओम, ठीक है ना। 4 ओम के दोनों थे तो इनका आधा, जो तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का आएगा, इनका आधा यानी 2 ओम का आया। उसके बाद देखिए इनके साथ ये तो श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये R4 और R5 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। फिर से लिखिए R4 व R5 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो बताइए क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा बताइए? तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डबल डैश है 1/R4 प्लस 1/R5 इज इक्वल टू 1 देखिए R4 का मान कितना दिया है? R4 का मान 12 ओम दिया है। R5 का मान कितना दिया है? 6। एलसीएम ले लेते हैं 12, 1 + 2 हो जाएगा ना। 1/R डबल डैश का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा? 3/12 कट जाएगा 1/4, यानी R डबल डैश का जो मान है वह कितना आ जाएगा? 4 ओम, ठीक है। ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं? 2 ओम। ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं? 4 ओम। ये दोनों इसके साथ और इन दोनों के साथ पूरा किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। देखिए अगर धारा ऐसे जाएगी तो यहाँ पे धारा बटा तो दोनों किस क्रम में थे? समांतर थे। फिर दोनों धाराएं यहाँ पे मिलेंगी तो जितना धारा इसमें उतना ही धारा इसमें जा रहा है। ये दोनों में जितना धारा गया उतना ही धारा इसमें, फिर धारा यहाँ पहुँचेगा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी समांतर आप लोग पहचानना तो जानते होंगे। सबसे पहले R डैश जो हमने ये निकाला है उसके साथ ये R3 जो है, ठीक है, और R डबल डैश किस क्रम में है? श्रेणी में है, श्रेणी में है। अब श्रेणी में है तो A और D के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश हो जाएगा। तीनों को श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना। R डैश का मान कितना आया है? 2 ओम।
यानी ये दोनों जितना मिलकर दे रहे थे। R3 का मान कितना है 1, उसके बाद R डबल डैश यानी ये दोनों जितना मिलकर दे रहे थे कितना 4, ठीक है ना। तो A और D के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है 4 1 5 2 7 ओम आएगा, ठीक है ना। ये A और D के बीच का है। अभी 1 ओम वाला क्या है बचा हुआ है, तो कहेंगे कि RAD यानी बाह्य वाला व इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r वाला किस क्रम में होते हैं, सदैव श्रेणी में है, सदैव श्रेणी में ही होते हैं। वाय रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में होते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, RAD दोनों को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है ना। R टोटल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, RAD का मान कितना है 7, स्मॉल r का मान देखिए कितना दिया है 1, तो R टोटल का मान कितना हो जाएगा 8 ओम। R टोटल का मान कितना हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है कितना आ रहा है 8 ओम आ रहा है। पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वह कितना आ रहा है 8 ओम आ रहा है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि R3 व R4 प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा का मान बताइए। इस R3 में कितनी धारा जाएगा वो बताइए, और इस R4 में कितनी धारा जाएगा वो बताइए। तो एकदम नॉर्मली समझिए, टोटल पहले धारा का मान निकाल लेते हैं। टोटल धारा I इज इक्वल टू क्या होता है V के बटे R। R क्या है, कुल प्रतिरोध है, R टोटल रखते हैं, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताइए, I इज इक्वल टू V का मान कितना है देखिए 16 वोल्ट बटे R टोटल हमने निकाला कितना 8, ये ऐसे कैंसल, यानी I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि जो टोटल धारा है वो कितना है 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर की धारा इधर से चली इधर पहुंचा तो 2 भागों में बटा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दोनों धाराएं आपस में मिल गई, फिर यहाँ पे ये कितना हो गया, दोनों मिल गई, यहाँ पे 2 एम्पियर का हो गया। तो 2 एम्पियर का हो गया तो इसमें जो धारा जा रहा है कितना जा रहा है, टोटल जा रहा है। यानी R3 में जो धारा जा रहा है कितना जा रहा है, टोटल जा रहा है। टोटल कितना है 2 एम्पियर। तो R3 में धारा कितना है, R3 में धारा कितना है, R3 में धारा है 2 एम्पियर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है R4 में धारा। R4 मतलब यहाँ है, R4 किसके किसके सिरों के बीच में है, C और D के सिरों के बीच में है। तो सबसे पहले C और D के सिरों के बीच का अगर विभवांतर हमें पता हो तो धारा आसानी से निकल जाएगा। तो C और D के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे वो देखिए, कहेंगे कि C व D के बीच विभवांतर, ठीक है ना। C और D के बीच विभवांतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए VCD। प्रवाहित धारा, इन दोनों में धारा कितनी जाएगी, यही 2 एम्पियर धारा इन दोनों में जाएगी, 2 भागों में बटेगा, लेकिन दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों में 2 एम्पियर की धारा जाएगी। तो I इंटू RAD रखा जाता है ना, जिसके जिसके सिरों के बीच का विभवांतर रखा जा निकालना होता है उसी के सिरों के बीच का प्रतिरोध भी रखते हैं। तो VCD का मान देखिए कितना हो जाएगा, प्रवाहित धारा कितना है 2 एम्पियर, C और D के सिरों के बीच इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना निकाला है, R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध देखिए 4 ओम है, तो 4 हो जाएगा। यानी C और D के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना है R4 में धारा। R4 में धारा कितना हो जाएगा आप बताइए। R4 में जो धारा होगा वह I इज इक्वल टू V के बटे R4 हो जाएगा। V का मान देखिए कितना है, V कौन सा रखेंगे, C और D के सिरों के बीच। देखिए ये जो प्रतिरोध है C और D के सिरों के बीच में है, तो कितना है C और D के सिरों के बीच का विभवांतर 8। R4 का मान देखिए कितना है, R4 का मान देखिए कितना है 12। इसको कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3 के बटे 4 एम्पियर। तो ये आंसर है। R3 में धारा कितनी जाएगी 2 एम्पियर, R4 में कितनी धारा जाएगी 3 बटे 4 एम्पियर, ठीक है ना। और पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना है, यहाँ पे 8 ओम है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। आई होप क्वेश्चन नंबर 47 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 47 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित 3 सेलों के श्रेणीबद्ध संयोग का तुल्य वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक ये सर्किट बनाया हुआ है, बोल रहा है कि इनका तुल्य वैद्युत वाहक बल कितना होगा और इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, निकालिए। तो सबसे पहले सर्किट को ध्यान से देखिए,
हम जानते हैं अगर श्रेणीबद्ध में अगर कनेक्ट होते हैं सेल तो उनका जो तुल्य वैद्युत वाहक बल होता है वह E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में हमने पढ़ा है कि पहले का प्लस दूसरे का माइनस से जुड़ता है, दूसरे का माइनस जो होता है वो तीसरे के प्लस से, मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से जुड़ते हैं, ठीक है ना। तब ये वाला कंडीशन अप्लाई कर देते हैं और स्मॉल r जो होगा वह R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकलेगा। यही पढ़ा है ना हमने सेलों के संयोजन में अगर श्रेणीबद्ध है तो टोटल जो तुल्य निकलता है वैद्युत वाहक बल सबको जोड़ दिया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एकदम क्रम में रहने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। अगर ये चेंज हो जाते हैं, सपोज करिए ऐसे हो गए, ठीक है ना, देखिए प्लस माइनस रहना चाहिए था लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस आ गया। दो माइनस अगर एक साथ जुड़ गए या दो प्लस एक बार जुड़ गए तो इनका जो तुल्य वैद्युत वाहक बल निकलता है वह अगर सपोज करिए ये E1 है ये E2 है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके निकलता है, ठीक है ना। इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वालों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आप फंडा समझते रहिए, हमने वहाँ पे अच्छे से विस्तृत में सेलों के संयोजन में पढ़ा था। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इधर से स्टार्ट करें या फिर इधर से स्टार्ट करें। चलिए इधर से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ये दोनों तो सही से कनेक्ट है, लेकिन फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस आ गया। प्लस माइनस रहना चाहिए था, प्लस माइनस रहना चाहिए था, लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस प्लस आ गया। ये दोनों तो सही से जुड़े हैं, ये दोनों क्या हैं, सही से जुड़े हैं। इन दोनों का वैद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे, आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, लेकिन इसका कैसे निकलेगा, इसका अभी देखिए ये क्या है, उल्टा जुड़ गया है, उल्टा जुड़ा है तो बड़े में से छोटे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, सपोज कि ई डैश किसे निकलेगा, ई डैश निकलेगा, इन दोनों को आपस में से जोड़ देते हैं। तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो E2 प्लस कितना हो जाएगा, E3। दिस एम्प्लाइज डेट ई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 का मान कितना है 13, ठीक है, E2 का मान देखिए कितना है 4 वोल्ट दिया है दूसरे वाले का और तीसरे का दिया है 13, यानी ई डैश का मान कितना हो जाएगा 17 वोल्ट, ठीक है ना। ये जो दोनों लास्ट के जो दो हैं ये दोनों सही से सही क्रम में जुड़े हैं, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, या फिर ऐसे देखिए माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है। इन दोनों का कनेक्शन सही है, कनेक्ट ये सही है, लेकिन ये तीसरा वाला सही कनेक्ट नहीं है, ये उल्टा कनेक्ट हो गया है, प्लस माइनस माइनस प्लस। और जब उल्टा कनेक्ट हो जाए तब क्या होता है, ई इक्विवेलेंस कैसे निकलता है, ई तुल्य कैसे निकलता है, बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं, ठीक है। ये पूरा मिलकर कितना दिया, दोनों 17 वोल्ट, ये कितना है 10 वोल्ट। तो बड़े में से यानी कि 17 में से इस 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। यानी ई डैश माइनस E1 या ई इक्विवेलेंस क्या होता है, ई इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, ई डैश का मान 17 वोल्ट, E1 का मान 10 वोल्ट, यानी ई इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट हो जाएगा ना, 7 वोल्ट। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंस निकालना है, तो आर इक्विवेलेंस चाहे किसी भी क्रम में रहे डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान है 1, R2 का मान है 2, R3 का मान है 1, यानी कि 4 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा, 4 ओम होगा। तो एकदम नॉर्मली समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 48 आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें कुछ विशेष लिखना तो नहीं है, बस आप समझते रहिए कि जो कनेक्ट हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो संयोजन हुआ है वह कैसे हुआ है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 6, 5, 20 व 8 ओम के प्रतिरोधों में कितनी कितनी धाराएं होंगी, यानी इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में कितनी धारा होगी। तो सबसे पहले टोटल धारा कितना आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगा, सभी का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला किस क्रम में है, सपोज करते हैं ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये क्या है आपका R4 है। R2 और R3 किस क्रम में है, R2
वह तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। क्योंकि धारा निकालना है तो धारा निकालने के लिए क्या होता है, विभव बटे तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध पता ही नहीं रहेगा तो धारा कैसे निकलेगा। तो चलिए धारा निकालते हैं। R2 व R4 यानी R2 व R3, R2 व R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। R2 व R3 समांतर क्रम में है। अब जब दोनों समांतर क्रम में हैं तब बताइए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा। Rp मान लेते हैं 1/R2 प्लस 1/R3। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R2 का मान देखिए कितना है 5, R3 का मान देखिए कितना है 20। तो यहाँ से 1/Rp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 20, 5 चौक 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/20 कट जाएगा 1/4। यानी कि जो Rp का मान होगा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह 4 ओम होगा। यानी कि इनके सिरों के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वह कितना आ रहा है, 4 ओम का। अब ये 6 ओम, ये 4 ओम और ये 8 ओम किस क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी में। देखिए R1 की बात कर रहे हैं, R1 की बात कर रहे हैं और जो Rp हमने अभी निकाला उसकी बात कर रहे हैं और R4 की बात कर रहे हैं। किस क्रम में है, श्रेणी में है। देख के एकदम स्पष्ट है कि नहीं, हाँ श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा बताइए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना निकलेगा, सबको जोड़ देते हैं, R1 प्लस Rp प्लस R4। ये अब देखिए R इक्विवेलेंस ये एक्सटर्नल वाले का है। R1 का मान देखिए कितना दिया है 6 ओम, Rp का मान निकाला कितना है 4 ओम, R4 का मान देखिए एकदम लास्ट में कितना है 8। यानी कि जो Y प्रतिरोध है, Y प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना है 8 4 12 6 18 ओम। अभी इसके साथ साथ ये 2 ओम वाला क्या है, इंटरनल में भी जुड़ा है। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस R जो इक्विवेलेंस है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सदैव किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में होते हैं। अब जब श्रेणी क्रम में हैं तब बताइए क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, टोटल के R कैसे हो जाएगा, R इक्वी, कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे, श्रेणी में है ना, जोड़ देते हैं। R बराबर कितना हो जाए, R इक्विवेलेंस कितना निकाला है 18। ये तो इसका 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 और इसका है तुल्य प्रतिरोध। अभी पूरे के साथ आंतरिक वाला क्या होता है, श्रेणी में होता है, श्रेणी में होता है तो जोड़ दिया। स्मॉल r का मान 2 यानी R इज इक्वल टू कितना है 20 ओम। तो पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध आया वह कितना आया 20 ओम। चलिए धारा निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है V के बटे R, जो R रखेंगे टोटल वाला। I V का मान देखिए कितना दिया है, V का मान दिया है 12 वोल्ट बटे R का मान कितना है 20। कट करेंगे 6 के बटे 10 यानी 0.6 एम्पियर। ठीक है ना। I का मान जो आया वह कितना गया 0.6 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा यहीं I इधर से चलेगा तो इस 6 ओम वाले प्रतिरोध में I धारा जाएगी यानी 0.6 एम्पियर धारा जाएगी। यहाँ पे पहुँचेगा तो 2 भागों में बटेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो यही धारा इसमें भी जाएगी। यानी कि 6 ओम और 8 ओम में कौन सी धारा जा रही है, I धारा जा रही है। ठीक है ना। 6 ओम व 8 ओम में जो धारा है वह कितना है I है और I का मान हमने निकाला है कितना है 0.6 एम्पियर। ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं इसमें कितनी धारा जाएगी। तो इसमें धारा निकालने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर निकालना पड़ेगा। सपोज करते हैं ये A है, ये पॉइंट कोई B है, तो इस A और B के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा, प्रवाहित धारा इनटू AB के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं VAB। इन दोनों में कितनी धारा जा रही है मिल करके I1 प्लस I2 यानी I का मान कितना है 0.6 इंटू RAB के बीच का तुल्य प्रतिरोध 5 और 20 का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला था। 5 और 20 का तुल्य प्रतिरोध कितना था 4 यानी 4 छंग 24। VAB का जो मान आया वह 2.4 वोल्ट आया। ठीक है। VAB का मान कितना आया 2.4 वोल्ट आया। अब देखिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर हमें पता चल गया है, अब धारा भी पता चल जाएगी।
तो 5 ओम में धारा कितना हो जाएगा, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा I इज इक्वल टू V बटे जो प्रतिरोध में निकालना होता है उसी का मान रखते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध किसके ये विभव किसके किसके बीच का, A और B के बीच में ही न लगे हैं, तो A और B के बीच बटे क्या होता है रेजिस्टेंस जिसके सिरों के बीच निकालना है, तो 5। VAB का मान कितना है 2.4 बटे 5, भाग दे देते हैं 5, कितना जाएगा 5 चौक 20, ठीक है 4 0 यानी इतना एम्पियर, ठीक है ना। I1 का मान, इसमें जो धारा जा रहा है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा कितना है 0.8 एम्पियर। अब निकालना है 20 वाले में, 20 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा होगी, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। 20 ओम में धारा, 20 ओम के प्रतिरोध में जो धारा I का मान होगा वह कितना हो जाएगा VAB, AB के सिरों के बीच, यही वाला फार्मूला देखिए रख रहे हैं, ठीक है ना। VAB का मान कितना है 2.4 बटे प्रतिरोध कितना है 20, ठीक है। अब चलिए भाग दे देते हैं, इधर कट देंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 के बटे 10। अब यहाँ पे भाग देंगे तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.12 एम्पियर, ठीक है ना। तो इसमें जो धारा जाएगी 0.12 एम्पियर, इसमें जो धारा जाएगी वह 0.48 एम्पियर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 को पास करके क्वेश्चन नंबर 49 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़ी 2 सेलों में से प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध के चालक तार से जोड़ा गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक सेल के विभवांतर का, प्रत्येक सेल के सिरों के बीच का विभवांतर निकालिए। सबसे पहले 2 सेल है और प्रत्येक सेल, देखिए पहला सेल क्या दिया है, पहला सेल इस प्रकार से है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो यहाँ पे है, ठीक है। फिर दूसरा सेल है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से है। ये दोनों 5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब जो धारा निकलेगी वो कुछ इस प्रकार से निकलेगी। इसका विभवांतर भी 1.5 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम और इसका भी कितना है 1.5 वोल्ट, ठीक है। इसका भी विभवांतर कितना है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, ठीक है ना। देखिए ये 2 सेल हैं, पहला सेल यहाँ पे हमने बनाया है, दूसरा सेल यहाँ पे है, ठीक है ना। ये 2 सेल है, दोनों सेल किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तब हमें बताना है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान बताइए और ये जो 5 ओम का प्रतिरोध आपने लगाया हुआ है इसके सिरों के नहीं इस सेल का हमें टर्मिनल विभवांतर बताना है। देखिए कह रहा है ना प्रत्येक सेल के सिरों के बीच का विभवांतर, जब धारा प्रवाहित हो रही है तो जो विभवांतर होता है उसको टर्मिनल विभवांतर नाम दिया जाता है, हम लोग जानते हैं। चलिए I का मान, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 50। I का मान निकालने का फार्मूला क्या है, E बटे R प्लस R, यही फार्मूला है। यहाँ पे E का जो मान होगा कितना होगा, दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये सपोज E1 है, ये सपोज E2 है, तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी जो E का मान होगा वह E1 प्लस E2 होगा बटे R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला I, पहले वाले सेल का वैद्युत वाहक बल कितना है 1.5, दूसरे वाले का भी कितना है 1.5 बटे कैपिटल R का मान देखिए क्या है 5, स्मॉल r का मान देखिए कितना दिया 0.5 तो 0.5 हो जाएगा। यानी I का जो मान होगा वो बताइए, 1.5 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 5 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी कि I बराबर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। I बराबर क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। पूछ क्या रहा है, इसका टर्मिनल विभवांतर बताइए, इसका टर्मिनल विभवांतर बताइए। तो पहले वाले सेल का टर्मिनल विभवांतर मान लेते हैं V1 है, V1 बराबर होता क्या है E1 माइनस IR1। टर्मिनल विभवांतर निकालने का फार्मूला यही है। V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 मतलब पहले सेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट
प्रवाहित धारा कितना है 0.5 इंटू R1 का मान कितना है 0.5, यानी V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1.5 गुणा करेंगे तो 0.25, यानी V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25 वोल्ट। पहले वाले सेल के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह कितना होगा 1.25 वोल्ट। सिमिलरली इसी प्रकार से आप चाहे तो लगा सकते हैं, दोनों के वैद्युत वाहक बल और इंटरनल रेजिस्टेंस समान है तो उसका भी कितना आएगा V2 आएगा। अगर निकालना चाहे तो V2 भी निकाल सकते हैं, E2 माइनस IR2 हो जाएगा फार्मूला, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर निकालने का। E2 का मान कितना है 1.5 वोल्ट है, प्रवाहित धारा कितना है 0.5, प्रवाहित धारा कितना है 0.5 इंटू R2 इंटरनल रेजिस्टेंस दूसरे वाले सेल का कितना है 0.5, V2 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0.25, यानी V2 का मान घटाएंगे तो कितना आएगा 1.25 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये है सेल से प्रवाहित होने वाली धारा, इस पहले वाले सेल का टर्मिनल विभवांतर, दूसरे वाले सेल का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 50। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आज की इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए होंगे सब आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।